म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर को मेजर दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि एग्रेसिव हैं और अपने पोर्टफोलियो में एग्रेसिव फंड को या फिर स्टॉक को शामिल करते हैं। अब जहां पर एग्रेसिव वर्ड आ गया, यानी कि वो रिस्क भी ज़्यादा लेंगे और रिटर्न भी ज़्यादा अपने लिए गेन करना चाहेंगे। तो ऐसे में उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहे होते हैं। उनका हाई पीई रेशियो होता है। इसके अलावा उनका वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं होता है। जो रिटर्न हमें बना करके दे रहा है हम उससे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। एग्रेसिव इन्वेस्टर का ये माइंडसेट होता है। वहीं पर दूसरे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन वाले स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड होने चाहिए। मतलब कि भले वो आज रिटर्न बना करके ना दे रहा हो, लेकिन कल को वो अच्छा खासा रिटर्न हमें बना करके दे सकता है। इसे ही बोलते हैं वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब ये म्यूचुअल फंड में अगर आप वैल्यू बेस्ड म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये होता है कि हम ऐसे स्टॉक्स को पिक करेंगे जो कि आज के डेट में अंडर वैल्यूड है। आज के डेट में वो अंडर वैल्यूड है, जो कि अभी डिस्काउंट पर मिल रही है किसी भी कारणवश, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग परसेप्शन ये होता है कि इसमें एक ग्रेट पोटेंशियल होता है भविष्य में ग्रो करने के लिए। इसी माइंडसेट के साथ फंड मैनेजर जो है वो इस वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में स्टॉक को पिक करता है और लॉन्ग टर्म तक उसे होल्ड करता है जब तक कि वो रैली अच्छा खासा ना दे दे। अब ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो जो कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। तो इस कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं उनका अलग अलग पैरामीटर्स पर और अलग अलग फैक्ट्स पर हम लोग कंपेयर करेंगे और बेस्ट वैल्यू म्यूचुअल फंड को इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप वर्ष 2025 में एज ए रिटेल इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज बहुत सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। अगर अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें सभी कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कॉन्ट्रा फंड के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है और जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग होती है वो दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं वो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग अप्रोच पर फोकस करते हैं, वहीं पर वैल्यू फंड्स जो होते हैं वो वैल्यूएशन पर फोकस करते हैं। अब ये कॉन्ट्रा का अगर शाब्दिक अर्थ आप जाने तो इसका मतलब होता है कि अपोजिट, मतलब कि जो मार्केट ट्रेंड में है हम उसके अपोजिट चलेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि जस्ट मार्केट ट्रेंड के अपोजिट चलना। अब मार्केट ट्रेंड ये कहता है कि कोई स्टॉक एबीसी है जो कि इस समय मोमेंटम में है, अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है, तो मोमेंटम स्ट्रेटजी वाले एबीसी स्टॉक को चुन लेंगे। वहीं पर अगर कोई एक ऐसा फंड है जो कि मार्केट ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट है, यानी रिटर्न नहीं बना करके दे रहा है, तो कॉन्ट्रा फंड इस मार्केट ट्रेंड के अपोजिट वाले को चुन लेगा। वहीं पर वैल्यू फंड जो है वो वैल्यूएशन पर फोकस करता है, मतलब कि वो एबीसी को भी नहीं चुनेगा, केएलएम और पीक्यूआर को भी नहीं चुनेगा। जो मार्केट ट्रेंड में नहीं है, यानी जिनका वैल्यूएशन डाउन है, उनके बीच ये इनके फंडामेंटल को चेक करेगा और जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा उसी को ये पिक करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी कि कॉन्ट्रा फंड में हमने क्या किया, सिर्फ अपोजिट मार्केट ट्रेंड वाले स्टॉक को हमने पिक कर लिया, जबकि वैल्यू फंड में हमने क्या किया, अपोजिट मार्केट ट्रेंड के अलावा हमने ये भी देखा कि उनमें जितने भी स्टॉक हैं उनमें सबसे अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग किसका है, जिसकी वजह से हम उनके एनालिसिस, डीप एनालिसिस में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि किस स्टॉक में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने के लिए। तो कॉन्ट्रा फंड केवल अपोजिट मार्केट वाले को पिक करता है, जबकि वैल्यू फंड अपोजिट मार्केट के साथ साथ वैल्यूएशन पर भी फोकस करता है, उनके फंडामेंटल पर भी फोकस करता है। थोड़ा सा और मैं डिफरेंस इनके बीच में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्राइमरी फोकस की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रा फंड में सिर्फ अंडर परफॉर्मिंग एसेट को यहां पर देखा जाता है, जबकि यहां पर अंडर परफॉर्मिंग के साथ साथ अंडर वैल्यूड स्टॉक को यहां पर सर्च किया जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि किस बेस पर ये स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, तो यहां पर मार्केट सेंटिमेंट्स और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से, मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर कोई, जैसे अभी आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से स्टॉक मार्केट कभी कभी गिर जा रहा है, तो यहां पर देखा जाएगा कि एक तरीके से ऐसे फंड जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और जब मार्केट उठ रहा है तब भी नहीं उठ पा रहे हैं, यानी वो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में है, तो वो यहां पर मार्केट सेंटिमेंट और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो कॉन्ट्रा फंड में सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे फंड वैल्यू
फंड में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसे स्टॉक इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस किया जाएगा, मतलब पिछले 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिस्क की, तो कॉन्ट्रा फंड में चूंकि हमने केवल मार्केट ट्रेंड के अपोजिट स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, तो यहां पर हाई रिस्क है, क्योंकि हमने उस स्टॉक के फंडामेंटल की बात नहीं की। जबकि वैल्यू फंड में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है कॉन्ट्रा फंड से। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने उसके वैल्यूएशन की बात की, एक्चुअली में जो स्टॉक अच्छे थे हमने केवल उन्हीं को पिक किया हुआ है, तो यहां पर रिस्क जो होता है कॉन्ट्रा फंड से थोड़ा सा कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आज के डेट में 10-11 वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके नाम में वैल्यू ना लगा हो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप पराग पारिक को देखेंगे तो उनका भी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो वैल्यू ओरिएंटेड ही है, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं जो कि आज अंडर वैल्यूड है लेकिन कल को अच्छा खासा वो रैली दे सकते हैं। इसीलिए आपने उनका देखा होगा कि जो टर्नओवर रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि वो पिक करके होल्ड करने पर विश्वास करते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी इसी पर फोकस करती है। आज अंडर वैल्यूड है, वो 2 साल 3 साल तक अगर स्टॉक नहीं चला है तो उसे होल्ड करके वो रखते हैं। ठीक है, तो किसी म्यूचुअल फंड के नाम में वैल्यू लगा है या नहीं लगा है, या फिर इससे मतलब नहीं होता है, वो उन किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं इससे मतलब होता है। ठीक है, तो 10-11 फंड है, इन 10-11 फंड को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 साल के रिटर्न के हिसाब से अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो इन 5 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दिया है वो बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने बना करके दिया है, लगभग 27% का। ये 5 साल में एनुअल रिटर्न हमें बना करके दे रही है। दूसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो कि लगभग इससे थोड़ा सा ही कम है। तीसरे नंबर पर आता है एचएसबीसी वैल्यू फंड। इसी प्रकार से टोटल 10-11 फंड है। चलिए 10 फंड को उनके अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं। पहले स्लॉट में जिन 5 फंड को हमने कंपेयर करने के लिए लिया है, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, इसके बाद से टाटा इक्विटी पीई फंड, इसके अलावा कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, एक्सिस वैल्यू फंड और क्वांट वैल्यू फंड। इन सब में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे नया फंड है वो क्वांट वैल्यू फंड है। सबसे नया ये जो लॉन्च हुआ है ये 2021 में लॉन्च हुआ है, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो इसको 3 साल का ही समय केवल हो रहा है। ठीक है, तो इनका बहुत कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है रिटर्न वाइज कंपेयर करने के लिए। बाकी जो टेक्निकल डेटा है उस पर हम लोग इनको आगे कंपेयर कर रहे होंगे। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें एक्सिस की और कैनरा रोबेको की, तो इनको थोड़ा सा, हालांकि ये भी 2021 के ही लॉन्च हुए हैं लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ है, लगभग 2 महीने ये पुराने फंड हैं। तो इनके पास हमारे 3 साल के और 1 साल के तो रिकॉर्ड हैं, लेकिन 5 साल और 10 साल का हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो अगर अभी तक के डेटा के हिसाब से इन दोनों फंड में अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां पर देखिए 1 साल के रिटर्न के मामले में ये एक्सिस आगे है और 3 साल के रिटर्न के मामले में ये जो है कैनरा रोबेको है वो थोड़ा सा आगे है। ठीक है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पिक्चर हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिर भी अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी वैल्यू फंड और टाटा वैल्यू फंड की, तो इनका 10 साल और सिंस इंसेप्शन रिटर्न भी हमारे पास अवेलेबल है। और इन दोनों में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आप देख सकते हैं टाटा वैल्यू फंड, जो कि टाटा इक्विटी पीई फंड के नाम से आता है। सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न है वो लगभग 19% के आसपास है। 10 साल का जो इनका रिकॉर्ड है रिटर्न के मामले में वो 16.5% के आसपास है, 5 साल में 22%, इसके अलावा 3 साल में देखेंगे तो लगभग 23.25% और 1 साल में देखेंगे तो 37%। ये देखिए ये जो टाटा है वो हर एक टाइम फ्रेम में अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको ये बीट कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये पीछे रह जाता है, लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा बस पीछे रह गया है। और बाकी के हर एक टाइम फ्रेम में देख पा रहे होंगे टाटा जो है अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। वहीं पर अगर हम लोग एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बीट कर रहा है, इसके बाद से यहाँ पर लगभग बराबर है, थोड़ा सा कम है ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर तो थोड़ा सा कम है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है। तो नो डाउट एचडीएफसी जो है वो ज़्यादा टाइम अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, जबकि टाटा जो है वो अधिकतर बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर टाटा और एचडीएफसी में से एक फंड अगर हमें चुनना रहे, क्योंकि इन पांचों में से यही 2 फंड हैं जिसे 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो इनमें से देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एयूएम वाइज देखें तो टाटा का एयूएम ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो कम है। शार्प रेशियो की बात करें तो ये हाई शार्प हमारे लिए जनरेट कर रहे हैं। अल्फा की बात करें तो ये हमारे लिए अल्फा हाई जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें बीटा की तो बीटा इनका कम है, यानी ये कम वोलेटाइल फंड होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। तो हर एक मामले में चाहे रिटर्न की बात कर लीजिए या फिर डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात कर लीजिए, टाटा जो है वो एचडीएफसी को बीट कर दे रहा है।
तो यहाँ से अगर हम लोग विनर की बात करें तो हमारे लिए जो विनर है वो टाटा निकल करके आता है, इन दोनों फंड की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी का अब अगर पांचों फंड को एक बार कंपेयर करें इनके टेक्निकल डेटा के हिसाब से, तो जो पॉजिटिव होगा उसको मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट देता चला जाऊंगा। तो अगर देखें तो इन दोनों को 11 साल से ज़्यादा समय हुआ है और एक ही डेट पर लॉन्च हुए, तो दोनों को मैं एक पॉजिटिव पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद से हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो टाटा का ही है। लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो की बात करें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमें कम फी पे करना होगा अपने फंड को एक तरीके से मैनेज कराने के लिए। तो यहाँ पर क्वांट का जो एयूएम एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो हाईएस्ट जो है वो कैनरा रोबैको का है और सेकेंड हाईएस्ट जो है वो टाटा का है, ठीक है। अल्फा की बात करें तो हाईएस्ट अल्फा जो है वो कैनरा रोबैको का है और इसके बाद टाटा का नंबर आता है। बीटा की बात करें तो यहाँ पर इन सबका तो हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हम बाकी के 3 में ही करेंगे। तो इनका लोएस्ट है और अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो भी इनका लोएस्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि कैनरा रोबैको की जहाँ तक बात आ रही है तो इनका बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इनका दिखाऊँ तो 3 साल और 1 साल का जो डेटा अवेलेबल है, और 1 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है और 3 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं। बाकी का डेटा अवेलेबल नहीं है। जब ये डेटा अवेलेबल होगा तो हो सकता है ये डेटा भी परिवर्तित हो जाए। तो अभी के इन पांचों में से जो सबसे पुराना फंड है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है इनका, तो वो निकल करके आता है टाटा इक्विटी पीई फंड, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करता है, ठीक है। अब बाकी के 5 म्यूचुअल फंड को एक बार कंपेयर करते हैं और उसमें से जो विनर होगा उसको हम लोग टाटा से कंपेयर करेंगे। अगले स्लॉट में जिन 5 म्यूचुअल फंड को हमने लिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, बंधन वैल्यू फंड, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड, यूटीआई वैल्यू फंड और एचएसबीसी वैल्यू फंड। अब अगर इनमें से हाईएस्ट रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो एचएसबीसी वैल्यू फंड का है सिंस इंसेप्शन, जो कि 21% का रिटर्न बना करके दे रहा है। वहीं पर अगर एचएसबीसी का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 3 साल में भी कर रहा है, 5 साल में भी कर रहा है और 10 साल में भी कर रहा है और सिंस इंसेप्शन तो कर ही रहा है। तो अभी तक के डेटा के हिसाब से इन सब में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो एचएसबीसी का है। इसके अलावा अगर हम लोग सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट जो यहाँ पर रिटर्न है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो 1 साल में अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा ये कम रह जाता है, 3 साल में ये बीट कर रहा है, 5 साल में बात करें तो भी बीट कर रहा है और 10 साल में बात करें तो भी बीट कर रहा है और सिंस इंसेप्शन बात करें तो भी बीट कर रहा है। और ये बहुत कम नहीं है, लगभग उसके आस ही पास है। तो इनका भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री है अभी तक के हिसाब से, ठीक है। बाकी के फंड की अगर हम लोग बात करें तो इससे आईसीआईसीआई से थोड़ा सा कम रिटर्न हमें बंधन वैल्यू फंड दे रहा है। लेकिन बंधन का अगर 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल में कर रहा है, 5 साल में बात करेंगे तो भी कर रहा है और 10 साल में बात करेंगे तो भी कर रहा है और सिंस इंसेप्शन बात करें तो भी कर रहा है। तो बंधन भी यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इनका। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड की अगर हम लोग बात करें तो इनका परफॉर्मेंस चौथे नंबर पर आता है इन 5 म्यूचुअल फंड्स में से। 1 साल में ये बीट कर रहा है, इसके बाद से 3 साल में भी बीट कर रहा है, 5 साल में भी बीट कर रहा है और 10 साल में भी बीट कर रहा है और सिंस इंसेप्शन लगभग इनके कैटेगरी एवरेज के बराबर है। तो ये ऐसा है जो कि हर एक कैटेगरी में हर एक टाइम फ्रेम में बीट कर पा रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें यूटीआई वैल्यू फंड की, तो यूटीआई वैल्यू फंड की जब बात आती है तो यहाँ पर देखिए ये सिंस इंसेप्शन कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, 10 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में तो लगभग इनके बराबर ही है और 3 साल में बात करें तो इससे थोड़ा सा कम है और 1 साल में बात करें तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ से हमें बहुत स्पष्ट पिक्चर नहीं मिल पा रही है, तो हमें कुछ और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर देखें तो सभी का लॉन्च डेट 2013 का ही है, यानी सभी फंड को, इन 5 फंड को 2013 से अब तक 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब बाकी के कैटेगरी में जो इनका अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट होगा उसको मैं सर्कल दूंगा पॉइंट देने के लिए। तो अगर हम लोग हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो हाईएस्ट एयूएम जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है अपनी कैटेगरी में, और इन दोनों को हटा दिया जाए तो लोएस्ट जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो आता है आपका बंधन का। इसके बाद से शार्प रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट जो शार्प रेशियो जनरेट कर रहा है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कर रहा है। हाई अल्फा की बात करें तो हाईएस्ट अल्फा जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जनरेट कर रहा है। बीटा की बात करें तो यहाँ पर लोएस्ट बीटा जो है वो आईसीआईसीआई का ही है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बात करें सबसे कम किसका है तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसा फंड है जो कि हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। सिर्फ 1 साल में थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस हालांकि लगभग आस ही पास है, लेकिन थोड़ा सा डाउन कहेंगे। बाकी
हर एक कैटेगरी में, हर एक पैरामीटर में ये बाकी के जो 4 फंड हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस इनका दिख रहा है, यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है और हमें अच्छा खासा रिटर्न भी ये बना करके दे रहे हैं। अगर HSBC की बात करें, देखिए HSBC का अगर हम लोग देखें तो सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न सबसे ज़्यादा था। अगर इनके AUM की बात करें तो इनका AUM 13,603 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है। अल्फा की बात करें, शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो भी ठीक ठाक है। अल्फा की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। बीटा थोड़ा सा इनका ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो नो डाउट अगर आप अपने लिए एक ऐसा फंड चाहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में जो कि आपके लिए थोड़ा सा वोलेटाइल हो लेकिन रिटर्न आपको ज़्यादा बना करके दे, तो आपके लिए HSBC वैल्यू फंड ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहते हैं और लो वोलेटिलिटी के साथ हाई रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग 2 फंड को आगे लेकर के चलेंगे कंपेयर के लिए, HSBC वैल्यू फंड और ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड। और इसके पहले वाले स्लॉट से जो विनर था, अब इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अब जो 3 फंड हमारे पास हैं कंपेरिजन करने के लिए, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, टाटा इक्विटी और HSBC वैल्यू फंड, इन तीनों में से अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो HSBC का है। उसके बाद से सेकंड नंबर पर है ICICI प्रूडेंशियल का और टाटा का जो है वो तीसरे नंबर पर है। अगर इनके लॉन्च डेट की बात करें तो तीनों सेम डेट पर लॉन्च हुए हैं। ठीक है, और अगर इनमें हाईएस्ट AUM की बात करें तो नो डाउट ICICI प्रूडेंशियल का है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम जो है वो HSBC का है और लगभग इसी के बराबर टाटा का भी है। शार्प रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट आपका ICICI का ही है। अल्फा की बात करें तो हाईएस्ट आपका ICICI का ही है। लोएस्ट बीटा की बात करें तो नो डाउट ICICI का ही है। और लोएस्ट अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पर जो निकल करके आता है वो आपका ICICI का ही है। तो अगर आप अपने लिए वोलेटाइल फंड के साथ ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए वैल्यू कैटेगरी में HSBC वैल्यू फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल ही एक तरीके से लो वॉलेटिलिटी के साथ ठीक ठाक रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड हो सकता है। और टाटा का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इन सभी टेक्निकल डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ICICI बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो कि वैल्यू कैटेगरी में अपने लिए एग्रेसिव फंड चाहते हैं उनके लिए HSBC वैल्यू फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और टाटा भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इनका भी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिसेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वैल्यू कैटेगरी में टॉप के म्यूचुअल फंड्स। ये तीनों म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो वैल्यू कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनका सब कुछ अच्छा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ 2025 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।